नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं यूपीएससी 2024 की स्ट्रेटेजी के बारे में। आपको जितनी बेस्ट आपको स्ट्रेटेजी होगी, आप उसके अनुकूल कार्य भी कर पाएँगे और जो बार-बार डिमोटिवेट होते हैं हम लोग, उससे छुटकारा भी पा पाएँगे। यदि आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, तो आपकी प्लानिंग भी बेस्ट होगी, आपकी नॉलेज भी बेस्ट होगी, आपका रिवीजन करने का तरीका भी बेस्ट होगा और आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से टैकल भी समझ पाओगे। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि आज यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर कि हमें 2024 की रणनीति कैसी बनाई जाए, जिसके माध्यम से हम लोग जीरो से लेकर एडवांस तक जाते हुए अपनी जो सफलता की सीढ़ियाँ हैं, उनको प्राप्त कर पाएँ। तो चलिएगा, आज की कहानी में बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, तो जानेंगे किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। अगर यूपीएससी आप 2024 दे रहे हैं या 25 भी देंगे, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा, आज हम डिस्कशन करेंगे बेसिक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर कि हमें अपनी रिमेनिंग टाइम की जो स्ट्रेटेजी है उसको कैसे फॉलो करा जाए। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तो आज हम लोग जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी पेपर का पैटर्न क्या होता है। और पैटर्न का मतलब ये रहा कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें समाहित की गई हैं, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में क्या होता है। पेपर का मतलब ये नहीं कि जीएस 1 2 3, उसके अंदर जो समाहित है वो कितने कितने नंबर का होता है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें रिसोर्स कैसे हमने उपलब्ध करने चाहिए, यानी हम यहाँ से बड़ा गंभीर विषय बना। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिगनर्स होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे मोर देन 1 ईयर से तैयारी कर पा रहे होंगे। तो तीनों की स्ट्रेटेजी को लेके हम लोग आज कवर करेंगे कि अपनी जो बची हुई समय है, जो मई में एग्जाम है 2024 का प्रीलिम्स का, उसके बाद फिर मेंस का, उसकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कैसे की जाए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, रिसोर्स के बारे में जानेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बनाया जाए, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो वीकेंड पे कैसी होनी चाहिए, मंथली बेस कैसी होनी चाहिए, और बाकी जो बचा हुआ उसको डिफरेंट डिफरेंट ध्यान रखना, एस्पेक्ट्स पे अपनी तैयारी को कैसे रेडी करें, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ में जानेंगे कि आपके पास जो एक बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है, सर प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्लान बी होना क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए इन सब चीज़ों में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रवृत्ति कई प्रकार की हो सकती है, इन सबको हम लोग लेके आज पूरी व्याख्या करेंगे। एक स्टूडेंट वो होंगे जो बिल्कुल बिगनर्स होंगे, जो स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी स्ट्रेटजी को, और उनका सपना है कि हमें 2024 में ही क्वालिफाई करना है। तो क्या ऐसा जो डर है कि सर 24 में तैयारी अगर अभी से स्टार्ट करने तो कर सकते नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। देखिएगा, आपके पास कुछ चीज़ें हैं अवेलेबल तो आप कर सकते हैं, और बिल्कुल जीरो से आप बिगनर्स हैं तो फिर थोड़ा सा सोचने का विषय बन जाएगा। उनके बारे में भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पर 1 ईयर के आसपास से अपनी तैयारी को आयाम दे रहे होंगे, उसके बाद वो सोच रहे हैं 2024 में हम लोग पार्टिसिपेट करें और अपनी तैयारी को लेकर यहाँ पे एक पहले ही अटेम्प्ट में ध्यान रखना हम क्वालिफाई करके निकल जाएं। ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा कर रहे होंगे, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, यानी 4 भी हो सकता है। ये 3 तरह के स्टूडेंट इस तरह की प्राणी में ध्यान रखना यूपीएससी की दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं। हम तीनों को मानक मानते हुए अपनी तैयारी को जीरो से एडवांस की तरफ लेके हुए चलेंगे, तब आपको दिमाग में पिक्चर बन पाएगा। लेकिन जो ये स्टूडेंट्स हैं, इनको ना तो सिलेबस पता होगा, ना भी इन्होंने पीवाईक्यू देखा होगा, ना इन लोगों ने किताबों रिसोर्स पते होंगे, ना इनको स्ट्रक्चर पता होगा, ना इनको पैटर्न पता होगा, ना इनको एक बेसिकली आधार पता होगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। लेकिन अगर आपने सही में 1 साल तैयारी की है तो आप सिलेबस से परिपक्व हो चुके होंगे, आपने पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, आपने उसके पैटर्न को व्यापक तरीके से समझने का प्रयास करने के बाद उसके रिसोर्स को भी आप जान चुके होंगे, कहाँ से कैसे कैसे पढ़ते हैं, या लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ा जाता है, या एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाती हैं। लेकिन जो ये वाले स्टूडेंट होंगे, इन्होंने सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन इनके पास बहुत सारे ऐसे वीक एरियाज होंगे कि अभी भी इनको ऐसे का नहीं पता कि ऐसे रेडी कहाँ से करते हैं, अभी भी इनको ये नहीं पता कि यही कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा हुई होंगी, जो अभी भी कुछ कुछ वीक एरियाज हैं उन पे हम लोग काम करेंगे। तो चलें, पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लेते हैं और इसको व्यापक तरीके से आज पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में फॉलो करेंगे, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम यूपीएससी कंडक्ट देखा जाए तो 2024 की रणनीति को देखें तो सामान्यतः अगर देखा जाए 3 की जगह हम इसको 4 पैटर्न में भी कह सकते हैं, स्टेप में कह सकते हैं। इसे प्रीलिम्स कहते हैं, ये सब लोग बेसिकली जानते हैं। लिख इसलिए रहा हूं कि बार बार हम रोटी भी खाते हैं लेकिन पेट भरते हैं, इसलिए हमें यूपीएससी की दुनिया में आपको ये जानना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, इसको GS1 और इसको GS2 के नाम से हम लोग विख्यात हैं। इसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोगों ने 2011 में स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद इसको क्वालिफाई पेपर कर दिया गया। GS1 में आप जाएंगे तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और 100 क्वेश्चन जो होते हैं 200 नंबर के होते हैं, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का होता है।
इसमें निगेटिव भी कितनी होती है, 1/3 होती है। सामान्यतः अगर ऐसा कहा जाए तो लास्ट ईयर की 87.22 जो मेरिट है प्रीलिम्स की गई है, यानी आप ये मान के चलेंगे यदि आप 45 क्वेश्चन सही कराते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो या ये गंभीर विषय बना हुआ है कि 100 में से हम 45 क्वेश्चन ही सही नहीं कर पा रहे हैं, देखिएगा तो कुछ तो चुनौतियां होंगी कि इसके अंतर्गत हम कैसे टैकल करें, यानी यहाँ का इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, ये बेसिक बात है, समझेंगे इसको भी। लेकिन अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद आपको पता होगा कि आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये भी कितने 200 नंबर के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, यानी एक प्रश्न जो है 2.5 नंबर का होता है। यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। और साथ में अगर देखा जाए तो इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रखा गया है कि आपको 33% नंबर अंक लाना अनिवार्य है, यानी कहा जाए तो आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं, इवन कहा जाए तो 67 जो नंबर है, 67 नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त करने हैं, 67 मार्क्स प्राप्त करने हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो मान के चलें आप प्रीलिम्स में यहाँ GS1 में कितने ही नंबर लेके आ जाएं, उसका कोई औचित्य नहीं है। ये रहा प्रीलिम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जिसके बारे में आपको व्यापक तरीके से समझना पड़ेगा कि अब इसमें क्या क्या नंबर कितने कितने की आती है कहानी, ये भी हम समझेंगे। उसके बाद अगर हम लोग मेंस की तरफ कन्वर्ट हो जाएं तो मेंस की भावनाओं को उसने आराम से एक यूपीएससी विद्यार्थी के अंदर जो उसे परखना चाहिए, जो उसे समझना चाहिए, जो उससे चाहिए कि समाज में बढ़कर वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, ये पूरी जर्नी को हम यहाँ पे मेंस में उन्हें इन्वॉल्व कर लिया है। ये सारा पेपर जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है प्रीलिम्स का, वो टिक करना होता है, इसकी कोई वरीयता नहीं है, ये सिर्फ एक छटनी एग्जाम है, यहाँ आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। लेकिन जब यहाँ से आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है, जिसको यहाँ पे मेंस कह सकते हैं या मुख्य परीक्षा कह सकते हैं, यहाँ पे इसका सामना आपको करना पड़ेगा। अब इस सामने में आपके सामने बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपकी एक फिल्म बनेगी, उसके बाद मैं आपके साथ रिसोर्स बताऊंगा, उसके बाद आपके पास स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसके बाद आपको बी प्लान करें ना करें ये बताऊंगा। बहुत सारे जो डाउट होंगे उनके आपके सामने दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। अगर हम मेंस के सापेक्ष में बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपलसरी पेपर होते हैं। कंपलसरी पेपर का मतलब है कि आपको 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, और ये लैंग्वेज के पेपर सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको जांच पाएं कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां पे आपको भाषा का परिपक्व ज्ञान है या नहीं। तो 2 लैंग्वेज का पेपर का मतलब है कि एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, यानी यहाँ पे इंग्लिश को आपको यहाँ पे कंपलसरी है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं वो इंग्लिश आपको लेनी ही पड़ेगी। सेकेंड पेपर जो है ये भी लैंग्वेज का है, लेकिन यहाँ आपको चूज कर सकते हैं। चूज का मतलब आप यहाँ पे जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा को आप चूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप उस भाषा में परिपक्व हैं या नहीं है। इवन हम ये कहा जाए तो जैसे सपोज कर लो किसी ने हिंदी चुना है तो एग्जाम्पल बेस पे उसके 2 पेपर होंगे, एक हिंदी का होगा एक इंग्लिश का होगा, दोनों ही पेपर क्या है, कंपलसरी है। अगर हम यहाँ बात करेंगे क्या क्या आता है तो बेसिकली इंग्लिश में क्या आएगा, वही कंप्रीहेंशन वगैरह, शॉर्ट ऐसे वगैरह, प्रेसिस वगैरह, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना, जहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये पूरी व्यापक तरीके से फिल्म को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों पेपर भी कितने के होते हैं, बोलेंगे सर ये 3 घंटे के होते हैं, और सामान्यतः कहा जाए ये 300 नंबर के होते हैं। लेकिन ये पेपर जो है, दोनों पेपर क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है। इससे क्या चलता है पता, कि सिर्फ आपको ये देख चेक किया जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और जब ये क्वालिफाइंग पेपर है तो यहाँ 300 में से आपको सिर्फ 25% नंबर लाने होते हैं, और 25% निकालेंगे 300 का, तो हम ये कह सकते हैं कि 75 नंबर या 75 मार्क्स लेकर अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो आप यहाँ पे दोनों पेपरों को क्वालिफाई कर लेंगे अलग अलग तरीके से। ये भी 300 का होता है और ये भी 300 का होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपलसरी पेपर है, लेकिन कंपलसरी पेपर जहां होते हैं वो डेफिनेटली आपको पास करने पड़ते हैं। अगर आप इसको पास नहीं कर पाएंगे और बाकी विषय में कितने अधिक नंबर लेके आप आते हैं तो कोई उसकी वरीयता नहीं है। तो ये रहे क्वालिफाइंग पेपर जिनको एग्जाम में जोड़ा भी नहीं जाता है। अगली बात करते हैं, उसके बाद जो आपके सामने चलता है वो होता है एक एसए का पेपर। ये एसए का पेपर यूपीएससी के अंतर्गत जो है आपको 8 एसए दिए गए होते हैं, और 8 एसए को आपको 2 खंडों में, यानी एक खंड में 4 एसए, बी खंड में 4 एसए यहाँ से दिए जाते हैं। उसमें से आपको यहाँ एक चूज यहाँ से करना, एक चूज यहाँ से करना, यानी हम ये कह सकते हैं आपको 2 एसए लिखने होंगे, राइट। और 2 एसए यहाँ पे देखा जाए तो सामान्यतः 250 नंबर का ये एसए का पेपर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी 125 नंबर का है, ये भी 125 नंबर का है। एसए का जो प्रकार है आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में अगर कहा जाए, ऐसे एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप 150 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। यूपीएससी की जर्नी में 3 से 4 चीजें ही ऐसी हैं जहां से आप नंबर लेके सिलेक्शन ले सकते हैं, बाकी आप कितनी मेहनत करते रहो वहां से नंबर आप गेन नहीं कर सकते, ये प्रॉपर वे में। तो यहाँ से ऐसे का जो पेपर नंबर यहाँ पे होता है ये 250 नंबर का होता है। 2 ऐसे होते हैं, एक एक लिख के आपको यहाँ पे कहानी करनी पड़ती है। ये सामान्यतः आपको 1000 से लेकर 1200 वर्डों में यहाँ पे उस ऐसे की जो एक शब्दों की सीमा है उसमें आपको पुरोहित करना पड़ता है, राइट। ये रहा ऐसे का स्ट्रक्चर।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहानी स्टार्टिंग हो जाती है GS1 के साथ, GS2 के साथ, GS3 के साथ और GS4 के साथ। यानी अब ये कह सकते हैं आप कि यहाँ GS के जो हैं 4 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जाएंगे तो आपको पहले पेपर में 3 से 4 चीज देखने मिलेंगी। एक यहाँ पे हिस्ट्री कह सकते हैं, और हिस्ट्री को कई पार्टों में कन्वर्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट भी हिस्ट्री का है, और मॉडर्न इंडिया का पार्ट भी हिस्ट्री का है। तो यहाँ पे तीनों को मिलाकर ये हिस्ट्री का वेटेज बन जाता है। आगे जाएंगे तो ये ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी में भी देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी है, या बाकी देखा जाए तो यहाँ से वर्ल्ड की कुछ ज्योग्राफी है, कुछ पार्ट को यहाँ से कवर कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट देखा जाए तो सोसाइटी, यानी हम ये कहते हैं भारतीय समाज, भूगोल और इतिहास को मिलाकर GS फर्स्ट पेपर बनाया जाता है, जहाँ पर आपको 250 नंबर में इनका सबका समायोजन होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे इनका जो वेटेज है तो आप ये कह सकते हैं लगभग समानतः इसका जो वेटेज है सबका इक्वल वेटेज पर है। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ भी लगभग ज्योग्राफी भी 70 से 80 नंबर के आसपास होती है, यहाँ भी 80 से लेकर 90 नंबर के आसपास कह सकते हैं, यहाँ भी लगभग 80 से 90 नंबर के आसपास कह सकते हैं। यानी तीनों का जो वेटेज है वो हमारे एग्जाम में इस तरह से होता है कि हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है 20 खंडों में या 20 यूनिट में यहाँ पे GS1 का सिलेबस है, जिसमें तीनों पॉइंटों को डिफाइन किया गया है। ये समझेंगे अभी। आगे GS2 की बात करेंगे तो GS2 के सापेक्ष में देखा जाए तो यहाँ पर पहले पॉलिटी का भी पार्ट होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट होता है, राइट। उसके बाद जाएंगे तो यहाँ जस्टिस का पार्ट होता है, एंड आफ्टर दैट जाएंगे तो गवर्नेंस का पार्ट होता है, एंड लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे IR का पार्ट। यानी 5 चीजों को मिलाने के बाद GS2 बनाया जाता है, जिसमें 250 नंबर के ही ये प्रश्न होते हैं। यानी यहाँ भी आपको 20 प्रश्न जो है करने के लिए आते हैं, और 20 प्रश्नों को डिफरेंट डिफरेंट चीजों से बांटा गया है। अगर हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इन दोनों को कह सकते हैं कि लगभग 100 नंबर के आसपास यहाँ कहानी आ जाती है। जस्टिस की अगर बात करेंगे तो 40 से लेकर 50 नंबर के आसपास आता है। गवर्नेंस की बात करेंगे 40 से 50 नंबर के आसपास आता है। बाकी IR की बात करेंगे तो ये भी लगभग 50 से लेकर 60 नंबर के आसपास आता है। ये कहानी घट बढ़ सकती है, लेकिन ये सामान्यतः कहा जाए कि अगर मान लीजिएगा यहाँ पे अगर जस्टिस जो है 40 नंबर का आ रहा है तो 2 प्रश्न किसके आ जाएंगे, 10 नंबर के, एक आध 15 नंबर का आ जाएगा, तो 35 नंबर का भी हो सकता है। तो यानी GS2 के पार्ट में अगर देखें तो 250 नंबर में ये सब चीजें समाहित की गई हैं। अगर GS3 के पार्ट में देखेंगे तो उसको भी हम लोग देखो कवर करते हैं। अगर GS3 में जाओगे तो उसमें आप जाते हैं तो एक इकोनॉमी का पार्ट, अर्थव्यवस्था का पार्ट है, इन्वायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, इसके बाद जाएंगे राष्ट्र मैनेजमेंट का पार्ट है, उसके बाद जाएंगे तो आप ये सिक्योरिटी का पार्ट है। कुल मिलाया जाए तो 4 से 5 पॉइंटों में GS3 को रखा जाता है। ये भी जो पेपर है ये भी आपका 250 नंबर का होता है। सामान्यतः यहाँ भी ध्यान रखना 17-18 खंडों में यूनिट में GS3 के सिलेबस को डिफाइन कर रखा है, और वो भी 250 नंबर का ये पेपर होता है, जहाँ पर 20 प्रश्न जो है एवरी ईयर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ भी अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो 80 से लेकर 90-100 के आसपास इसका वेटेज होता है। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे 40 से 50 के बीच में होता है। डैशमेंट की बात करेंगे 30 से 40 नंबर के बीच में होता है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये भी लगभग देखा जाए तो 30 से 40 नंबर के आसपास होता है। तो यानी इन सबको इवेल्युएट कर लें तो कुल मिला के ऊपर 2-4 नंबर 10-5 नंबर घटती बढ़ती रहती है कहानी, लेकिन एक समानता कहानी देखा GS3 की इस तरह से होती है। इसके बाद अगर GS4 में जाएंगे बच्चों आप लोग, तो यहाँ GS4 की कहानी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ GS4 भी जो है 2 पॉइंटों में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग इथिक्स के नाम से जाते हैं। और इथिक्स की कहानी को इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको 3 भागों में हम लोगों ने GS4 को रखा गया है। यहाँ पर कुछ थ्योरीज दी जाती हैं। थ्योरीज मतलब ये सिद्धांत दिए जाते हैं, और कुछ केस स्टडी दी जाती है। तो यानी कुल मिला के 250 नंबर का है तो 125 नंबर का ये होगा, 125 नंबर का ये होगा। ये थोड़ा सा आपके सामने देखा गया तो कंपलसरी पेपर का, और आपके पास GS के पेपर का, और आपके साथ देखा जाए SC के पेपर का डाटा है। इसके अलावा यहाँ पे मेंस में जब तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ आपके पास कितने पेपर होते हैं, ऑप्शनल के पेपर होते हैं, और एक ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ता है। उस ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पहला खंड और दूसरा खंड। ये भी देखा जाए तो 250 नंबर का होता है। 250 नंबर में 125 नंबर का ये रहा, 500 नंबर का होता है, 500 नंबर का होता है, और 500 में 250 नंबर का पहला पेपर, 250 नंबर का दूसरा पेपर। यानी अगर हम इन सबको इवेल्युएट करें तो आपके दिमाग में ये चीज बन पा रही होगी कि जो मेंस की कला है उस मेंस में ऐसे का पेपर कितने का रहा, बोलेंगे सर 250 नंबर का। अगर हम GS की बात करेंगे तो GS कितने का हो गया, 1000 नंबर, क्योंकि 250 के 4 पेपर होते हैं। ऑप्शनल कितने का रहा, तो बोलेंगे सर ऑप्शनल 500 नंबर का। कुल इसको इवेल्युएट करें तो 1750 नंबर का मेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में डिफरेंट ध्यान रखना, सब्जेक्ट को लेकर उसको डिफाइन कर रखा है।
यहीं से मेंस की क्या होती है, मेरिट की जाती है। यहाँ कंपलसरी पेपर जो है नहीं काउंट किया जाता है। और यहीं से देखा जाए तो सामान्यतः लगभग 750 800 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जो मेरिट है वो बनती रहती है। प्रश्न ये बन जाता है कि यहाँ पे अब इसकी तैयारी को आयाम कैसे दें, लास्ट स्टेप जो बनती है, अगर आपने यहाँ पे समझा है तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे, आजा भाई आजा, कहाँ जा रहे हो तुम, ये रहा। अगर हम इसको देखें तो आपके दिमाग में पिक्चर नुमा कहानी बन जा रही होगी कि यहाँ पे ये रहा पूरा प्रीलिम्स, ये रहा मेंस। अगले स्ट्रक्चर की कहानी में अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कहानी होती है लास्ट स्टेप पे, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो कहानी स्टार्ट होती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपका एक इनर व्यू है। इनर व्यू का मतलब आपके अंदर का जो विचार है, ज्ञान है, नॉलेज है, एक्टिविटीज है, उनको परखने का प्रयास किया जाता है। तो सामान्यतः देखा जाए तो 275 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो जहाँ पर आपको यहाँ पे देखा जाए किसी को 190 200 के अराउंड हम प्राप्त कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती है जहाँ नंबर खुल के दिए जाते हैं, चाहे जीएस का 4 पेपर हो या एसए का पेपर हो या ऑप्शनल हो या इंटरव्यू हो, यहीं से 4-5 सिलेक्शन होता है। बाकी चीज़ तो हम लोग पोतपुरा ही करते रहते हैं, सबको पता है। तो कुल मिला के इसको भी काउंट किया जाता है। तो 1750 नंबर का वो रहा और 275 नंबर का ये रहा। कुल आपस में इवेलुएट कर लेंगे तो आप जोड़ेंगे 2025 नंबर में से, 2025 नंबर में से फाइनल मेरिट की जाती है। उसके हिसाब से रैंक के हिसाब से एंड पोस्ट के हिसाब से क्या होता है, फिर आपको सर्विस अलॉटमेंट और बाकी जितने भी कैडर अलॉटमेंट है, ये प्रक्रियाएं निहित की जाती हैं। अब ये प्रश्न बन जाता है कि इस आधारभूत तैयारी को करने के लिए थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने इसलिए बताया कि आप ये जान पाओ कि हाँ, प्रीलिम्स या मेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक नॉलेजेबल एग्जाम होता है। अब अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो किया जाए, इसके बारे में हम पूरा व्यापक तरीके से चर्चा करने का स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या कर चुके हैं, करने वाले हैं, तो मान के चलें यूपीएससी एक फिल्म बनवाती है। फिल्म का मतलब ये रहा कि जब तक आप यूपीएससी का ब्लू प्रिंट नहीं बना पाओगे। ब्लू प्रिंट में इसलिए कहता हूं कि जब तक कोई पिक्चर जो है पहले पूरा उसका ओवरव्यू नहीं कर लिया जाएगा, यानी हमें कैसे कैसे चीजें करनी होती हैं, ये जब कोई पिक्चर बन रही होती है उसका लास्ट वाला पार्ट पहले आ जाए, पहले वाला पार्ट लास्ट में आ जाए, तो क्या उसमें मजा आएगा? बोलेंगे सर नहीं। क्यों? उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब भी तुम एक प्रकार से तैयारी करो, तो यूपीएससी की तैयारी की जर्नी में देखा जाए तो यूपीएससी की तैयारी में मान लीजिए कोई भी है, तो उसमें या तो फैक्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं, या कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं, या यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न होते हैं। तो यहीं पे आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी, जब यहाँ पे मेंस में जाओगे तो कंसेप्ट पे, एप्लीकेशन पे काम करेगा, प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट पे भी, कंसेप्ट पे भी काम कर लेगा, या तीनों पे काम कर लेगा। यानी जब हम आपके और भी अन्य असम्पशन वाले प्रश्न होते हैं, तो 4 से 5 प्रकार के जब प्रश्न होते हैं, तो उसको पहले हमें ये जानना चाहिए कि सामान्यतः कहा जाए आपको लगभग यूपीएससी की जर्नी में 2000 से लेकर 2500 घंटे के बीच में तैयारी करनी है। यानी इतने घंटे में करने में तो आपका सिलेबस ही पूर्ण होगा, जो एक बार उसको आराम से कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। अब चुनौती हमारे सामने बन जाती है कि इस घंटे को इतने बचे हुए समय में कैसे ध्यान रखना, डिजाइन करें और उसके आधार पर चलने का हम लोग प्रयास करें। साथ में देखा जाए तो सामान्यतः यूपीएससी का एग्जाम जो है लगभग मान के चले कि 500 से लेकर 700 टॉपिकों का एग्जाम है, ना कि ध्यान रखना या सब्जेक्ट का एग्जाम है। बोलेंगे सर ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। जैसे एक तालाब है, इस तालाब में अगर आपको हाथ डाल दिया और मछली पकड़ने का तुम प्रयास कर रहे हो, तो मछली फंसेगी भी नहीं, ध्यान रखना, ऊपर से फिसल भी जाएगी जो एक आध पकड़ेंगे। तो ऐसे ही जब ये तालाब है, समुद्र जो है, ये समुद्र है यूपीएससी, इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे मछली को पकड़ना है, यानी क्वेश्चन को पकड़ना है। तो पहले इसका जाल बिछाना पड़ेगा, और जब जाल बिछा देंगे तो यहाँ कंसेप्ट भी, फैक्ट भी, एप्लीकेशन पार्ट सारे समाहित होते हुए चले जाएंगे। इसलिए इसके लिए यूपीएससी की जर्नी में अगर देखा जाए तो आपको एक जाल बिछाना पड़ता है। उस जाल की कहानी को मैं 3 पॉइंटों में कहता हूं कि अगर 3 पॉइंट आपके जबरदस्त हैं, पहला पॉइंट बेसिक, और दूसरा पॉइंट एडवांस, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रैक्टिस, यानी ध्यान रखना। ये तीनों इंपॉर्टेंट की हैं जिनके माध्यम से आप यूपीएससी की जो दरिया है उसको दूर मतलब पार कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये एडवांस क्या है? एडवांस बेसिक क्या है? बेसिक मैं उसे कहता हूं, एक बेसिक वो नॉलेज जो सबके पास है वो तुम्हारे पास भी है, यानी कहा जाए जो सबके पास हो तुम्हारे पास भी है, यानी इवन कहा जाए एक बेसिक बातें भारत के बारे में जानना, चाहे लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, या गांधी जी के कौन कौन से मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं, वो बेसिक नॉलेज। जहां पर अगर आपने बेसिक नॉलेज कहाँ से आती है, ये सीओटी है, एनसीईआरटी से आती है। अगर
आपके पास बेसिक नॉलेज है तो एनसीईआरटी पढ़ने की कोई नीड नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगे। बेसिक नॉलेज थोड़ी सी कम है, ज़्यादा है तो आपको 9 से 12 पढ़नी पड़ेंगे। बेसिक नॉलेज और ज़्यादा है तो आपको पास 11 से 12 पढ़नी पड़ेंगी, और बेसिक नॉलेज आपके पास पूरी है तो कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये रहा, यदि आप कोई भी पेपर लेके बैठे हुए हैं और आपने लगभग 100 क्वेश्चन से लगभग 25 से 30 प्रश्न सही कर लिए, और इसका मतलब ये है कि आपके पास बेसिक नॉलेज है। और यदि आप 25 से 30 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हो आपकी जर्नी में, तो आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगे। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि एनसीईआरटी आईएएस के लिए बनी ही नहीं है। आईएएस के लिए एनसीईआरटी से क्या निकालना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे मेंटर के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे पढ़ने के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है। ये सारी चीजें कहती हैं, ध्यान रखना, बेसिक नॉलेज के आधार पर। जब आप बेसिक नॉलेज दबा के तैयारी कर पाएंगे, तो यहाँ अगर हम प्रीलिम्स के सापेक्ष में बात करें 100 क्वेश्चन में से, तो आप ये मान के चलें कि आप 20 से लेकर 25 प्रश्न तक सही करने की भूमिका में आ जाओगे जब आप एनसीईआरटी पढ़ पाओगे। अब बोलेंगे सर एनसीईआरटी पढ़ के क्रैक कर सकते? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारा बेसिक आधार रेडी करती है, जहां यूपीएससी प्रत्येक वर्ष 20 से 25 प्रश्न बेसिक वाले ही पूछता है। तो जो बेसिक वाले प्रश्न होंगे उन्हीं को तुम सही कर पाओगे, बाकी तो नहीं कर पाओगे। अब सेकंड स्ट्रक्चर आता है कि जब तुम ये रेडी कर पाओगे, तो इस रेडी में क्या रहा, बेसिक एनसीईआरटी में हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, पॉलिटी की एनसीईआरटी, इवन सोसाइटी की एनसीईआरटी को भी रेडी करना पड़ेगा, इवन साइंस की एनसीईआरटी को भी रेडी करना पड़ेगा, है ना। तो ये रेडी करने से आप इतनी भूमिका में आ जाओगे। लेकिन सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। सिलेक्शन का मतलब है कि आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं प्रीलिम्स में। अब सोचो, आपको लगभग देखा जाए इतना वेटेज जाना है, तो ये 20-25 क्वेश्चन आ गया। अब इसे इंक्रीजमेंट कैसे करें, इसका इंप्रूव कैसे करें, उसके लिए आपको एडवांस नॉलेज चाहिए। अब ये एडवांस नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने बेसिक नॉलेज ली है उस पर आप परत रेडी करनी पड़ेगी, यानी एडवांस वर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी में बच्चे के मानसिक विकास करने के लिए उसमें कुछ कहानियां दी गई होती हैं। क्या वो कहानियां यूपीएससी में काम आएंगी? बोलेंगे नहीं काम आएंगी। कुछ कहानियां ऐसी हैं कि हम एग्जाम्पल बेस पे लिख सकते हैं, लेकिन सारी कहानियां वो यहाँ पे सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपको एडवांस बुक का सहारा लेना पड़ेगा। एडवांस्ड देखा जाए तो नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। एडवांस देखा जाए तो कुछ बेसिक ध्यान रखना, कोचिंग्स वगैरह का बेसिक ध्यान रखना कहा जाए तो आपके पास मेंटर का सहारा लेना पड़ेगा, जहां पे यहाँ पे आप अपने एडवांस नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं। सपोज कर लो आपने यहाँ पे एनसीईआरटी की पॉलिटी की एनसीईआरटी रेडी कर ली, तो आप सिनेरियो समझ लिया कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, पीएम को चयन कैसे करते हैं, लेकिन हाल ही में पीएम के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिखाया गया है ना। तो यहाँ एडवांस चीज के लिए आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेंगी, ऑथेंटिक रिसोर्स पढ़ने पड़ेंगे, ऑथेंटिक कोचिंग्स ज्वाइन करनी पड़ेंगी, ऑथेंटिक मेंटर चूज करना पड़ेगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक बेस्ट जो मेंटोर है, बेस्ट जो डायरेक्शन है वो देने वाला होना चाहिए। तो यदि आप यहाँ पे इसको कर पाएंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे 20 से 25 भूमिका के बाद 40 से लेकर 45 प्रश्नों की भूमिका में आप यहाँ आ जाओगे। ये श्योर बोल रहा हूँ, यदि आपने बेहतर तरीके से तैयारी कर रखी है। सपोज करो तुमने यहाँ राइट्स पढ़े हैं, उन्हीं राइट्सों को एडवांस से पढ़ोगे तो बिल्कुल और व्यापक तरीके से उसकी फिल्म बनती हुई चली जाएगी। अब सोचेंगे सर यहाँ एडवांस के बाद सर हमारे पास तो 50 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, अभी भी हम यहाँ पे 40 से लेकर 45 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में, ये भी श्योरिटी नहीं कि 40 है या 35 है या 39 है ना। तो यहीं से हमें ये समझना पड़ेगा कि अब इन प्रश्नों को कैसे इंप्रूव करें, जिसके माध्यम से हम और ज्यादा यहाँ पर नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि सीओटी के लिए आपको, जो बच्चे बॉर्डर पे बैठे रहते हैं वो प्रीलिम्स के बाद घबराहट में रहते हैं, होगा या नहीं होगा, तो उनकी तैयारी मेंस की भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि अगला स्टेप आता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप टेस्ट का, तो अब आपके दिमाग में देखो, जितना जबरदस्त तरीके से आपका बेसिक रेडी होगा उतना आपका एडवांस अच्छा होगा, उतना आपका एडवांस अच्छा होगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। यानी आप जो पढ़ेंगे उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो उसमें वीक एरियाज होंगे उनको आप कंपाइल कर पाएंगे, कंप्रीहेंसिव तैयारी कर पाएंगे। सपोज कर लो यहाँ पे राइट्स पढ़ा, राइट्स में आपने 10 बातें थी, 10 में से 9 बातें आपके दिमाग में सही थी लेकिन एक बात गलत हुई। तो ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसके बाद आपने रिविजन किया, वो भी क्या होगी, पक्की होगी। ऊपर से आपने टेस्ट लगाए, टेस्ट का मतलब है कि आपने पीवाईक्यू लगा लिए। पीवाईक्यू से मतलब ये हुआ कि आपकी जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको देखने से एग्जामिनर के दिमाग की समझ को हमें चल जाता है पता कि वो प्रश्न कहाँ से कैसे कैसे पूछता है, और उसके आधार पर आपने रिवीजन कर लिया। तो अभी यहाँ ये चल रहा है पता कि आपने यहाँ पे 10 टेस्ट लगाए, 20 टेस्ट लगाए, तो आपको ये चल जाएगा पता कि अभी हमारा वीक एरियाज क्या है, उसको फिर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, वो भी निखार जाएगा। तो अगला स्टेप जो निखार आता है वो यहीं से आता है। तो ऐसा करने से आप, ये सीओटी है कि 50 से लेकर 55 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आ जाएंगे। कोई विद्वान कहे सर हम तो 70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, इससे बड़ा झूठ इस संसार में कोई बोलने वाला विद्यार्थी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी के बाप में ताकत नहीं, जो आईएएस बन भी चुके हैं, अगर वो कहा
जाए कि साहब हम तो आईएएस बन चुके हैं, डीएम बन चुके हैं, आइए बेटा एक बार यूपीएससी की प्रीलिम्स में अगेन बैठ के देखिएगा, तुम 60 क्या तुम 50 क्वेश्चन भी दोबारा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। मैं चैलेंज बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर साल का पेपर जो है अपने आप में वो ट्रेंड चेंज करता है। तो ये श्योरिटी नहीं कि एक बार जिसने प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया अगली बार भी कर लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये रहा एक बेसिक आधार, अगर आपको तैयार करना है यूपीएससी के लिए तो आपको इसी पायदान से गुजरना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो कहानी है कुछ यहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन अब बात आती है कि सर हमें जो हमारे पास टाइमिंग है रिमेनिंग, उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसको यूज कैसे करें, बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। यानी अगर मैंने आपसे कहा कि अब आपको यूपीएससी कौन सा देना है, बोलेंगे सर यूपीएससी 2024 देना है, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? अब आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला, आपको बेसिक पे भी ध्यान देना है, आपको एडवांस पे भी ध्यान देना है, और आपको यहाँ पे देखा जाए प्रैक्टिस भी करनी है। अब आपके सामने चुनौती है कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। कितना टाइम दे सकते हो? सामान्यतः कहा जाए 8 घंटे के आसपास देना ही पड़ेगा। 9 घंटे चलेंगे, 10 घंटे चलेंगे। कोई महापुरुष ये कहता है कि मैं तो 15 घंटे देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कभी जीवन में दे भी नहीं पाएगा। यानी 15 घंटे लगातार एक दिन 2 दिन पढ़ लेगा, अगले दिन क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। इसीलिए ये मान के चलें कि सामान्यतः आपको अब जो है लगभग 8 से लेकर 9 घंटे की पर डे पढ़ाई करनी है। ये बैलेंस पेपर है। 8 घंटे एक दिन में करेंगे। अगर कहा जाए 10 महीने हैं, 10 महीने में 30 का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे 300 दिन है। अगर 300 दिन पढ़ाई करेंगे तो अभी भी आपकी पढ़ाई जो है वो 2400 घंटे की हो जाएगी। मान लो 200 घंटे कहेंगे तिंगे बेस्ट हो गए, 200 घंटे और हो गए, तो ये कह सकते हैं कि 2000 घंटे की अभी पढ़ाई कर सकते हैं। 2000 घंटे की पढ़ाई ही यूपीएससी मांगता है। श्योर है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब जरूरत है कि बेसिक का मतलब है कि अब जुलाई एंड होने वाला है, तो अब मान के चलें कि अगस्त की बात करें तो अगस्त से लेकर सितंबर तक ये 2 महीने आप, या हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, और ये नवंबर है, और ये दिसंबर, दोनों को जोड़ लेते हैं। ये जो समय है आपका, अब आपका जो समय है यहाँ पे, ये 3-4 चीजें करो। पहली बात तो जो पिलर है हमारे, बेसिक पिलर हैं, उन पे बेसिक कमांड करिएगा। जैसे क्या पिलर हैं, बोलेंगे सर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और पॉलिटी। ये 4 पिलर ऐसे हैं, इन पिलर के अलावा यूपीएससी क्रैक कभी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक देखा जाए, इन पिलरों को आप जबरदस्त तरीके से रेडी कर लीजिएगा। जबरदस्त तरीके रेडी करने का मतलब प्री मेंस नहीं है, कंप्लीट है, यानी प्री मेंस। इसका मतलब बेसिक भी रेडी करना है, एडवांस भी रेडी करना है। एनसीईआरटी किताबें भी पढ़नी है और उसके साथ आपको एडवांस किताबें भी पढ़नी है। इससे क्या होगा, आप इसके साथ प्रैक्टिस भी करते हुए चलना, यानी ये आपके रेडी हो जाएंगे। उसके साथ यहाँ पिलर्स के मतलब जो मेंस के ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां से नंबर अच्छे आते हैं, जैसे जस्टिस है, सोसाइटी है, गवर्नेंस, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट देखा जाए तो जो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, ये ऐसे पॉइंट है कि आप इनको 10 दिन दो, 15 दिन दो, आराम से रेडी हो जाएंगे। तो उनको भी यहाँ पे क्या करना, दिसंबर तक रेडी करना है। यानी मैं ही कह सकता हूँ कि अपनी तैयारी को अब से लेकर दिसंबर तक सिर्फ क्या रखिएगा, ओरिएंटेड रखिएगा, दोनों प्री के साथ भी और मेंस के साथ भी। इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। अब बोलेंगे सर ये एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, एडवांस कैसे पढ़ें, बताऊंगा, लेकिन अभी आपको दिसंबर तक क्या करना है, इसी पे फोकस करना है। साथ में उसके बाद जब आप चलेंगे तो उसके बाद यहाँ दिसंबर से लेकर जो आपने रेडी किया, नोट्स बनाए हैं, कंपाइल किया है, तो यहाँ जनवरी से लेकर और ये फरवरी में ध्यान रखना, यहाँ दबा के कुछ एडवांस में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें रिवीजन करना सेकंड टाइम। जैसे आपने अब हिस्ट्री पढ़ोगे तो सेकंड टाइम रिवीजन करना है, फिर ज्योग्राफी का करना है, इकोनॉमी करना, सबका रिवीजन करना है। लेकिन जब आप यहाँ आ जाओगे कहाँ पर, फरवरी में, तो फरवरी के बाद यहाँ पे क्या होगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल और ये मई तो है ही एग्जाम, तो 3 से 4 महीने क्या हो जाएंगे, आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर डेडिकेट हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ प्रीलिम्स की बातें करेंगे, यानी जो आपने यहाँ पढ़ा होगा, जो आपने यहाँ नोट्स बनाए होंगे, उसमें से प्रीलिम्स के लिए निकालना नहीं है, वही उन्हीं को पढ़ना है। राइट, इससे बहुत सारी समस्याएं आपके सामने दूर हो जाएंगी। अब ये प्रश्न बन जाता है सर हम इसे डेली बेसिस पर कैसे कंपाइल करें। अब आपको क्या करना है भाई, टाइमिंग कम है, समय कम है, इतना भंडार है सिलेबस का, तो उसको आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना पड़ेगा। कैसे, आपको डेली बेसिस पर 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहले अगर बात करा जाए तो 2 सब्जेक्ट लेके चलिएगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। कितने सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट। जैसे सपोज कर लो अभी हिस्ट्री के साथ पॉलिटी को जोड़ लो, है ना। इससे क्या होगा, आपको सिर्फ इनको देना है मात्र, मान के चले 2 मंथ। अब बोलेंगे सर ये क्या बात है सर, अगर 2 मंथ्स के अलावा करना 4 मंथ दिए, 10 मंथ तो सारे बचे हुए हैं, बाकी और भी चीजें रेडी करनी है। तो यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी को 2 मंथ। अब तुम अपनी तैयारी मान लेते हैं, एक बच्चा करता है यहाँ पे 10 घंटे तैयारी करता है, तो 10 घंटे मान के चले कि 2.5 घंटा इसको दो और 2.5 घंटा इसको दो। इससे क्या हो जाएगा, आपके 5 घंटे, ध्यान रखना, आपके यहाँ पे
इन्वॉल्व हो जाएंगे किस काम में, ओनली 2 चैप्टर को रेडी करने में। और ये 1.5 से लेकर 2 मंथ में रेडी करने का पूरा प्रयास करिएगा। उसमें एनसीईआरटी भी, उसमें एडवांस चीजें भी, उसमें प्रैक्टिस भी देखिएगा, है ना। एंड ऑप्शन बन जाता है सेकंड पॉइंट, ऑप्शनल। यदि आपने ऑप्शनल रेडी नहीं किया तो ये मान के चले कि आप सबसे बड़ी गलती आप कर पा रहे हैं। प्रीलिम्स से पहले ऑप्शनल रेडी करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे देखा जाए सामान्यतः अभी से स्टार्टिंग कर लो। अगर आपने चूज नहीं किया है तो मान के चलें कि तुम जिंदगी में चूज करने के लिए नहीं आए हो, ऑप्शनल चूज कर लिया है तो दिसंबर से नवंबर से पहले पहले अपना ऑप्शनल रेडी हो जाना चाहिए। उसको भी थोड़ा सा यहाँ टाइम देने का प्रयास करो। अगर आपने रेडी कर लिया है तो उसको रिवीजन करो, रिवीजन कर लिया तो आप उसके टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगा लिया तो आप देखो कि मेरे वीक एरियाज क्या है उसको डिफाइन करो, यानी ऑप्शनल को भी यहाँ टाइम देना है। तीसरा पॉइंट आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब ये रहा कि आपको अब करंट अफेयर को ओरिएंटेड पढ़ना है प्रीलिम्स और मेंस के साथ। फिर हम लोग दिसंबर के बाद चलेंगे तो क्या होगा, वहाँ प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर को भी लगभग 1 आवर से लेकर 1.5 आवर के बीच में पर डे देना है। इससे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसको फिर वीकली बेसिस पर पढ़ेंगे, उसको मंथली बेसिस पर पढ़ेंगे, उसमें योजना पढ़ेंगे, उसमें कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे, उसमें साइंस रिपोर्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ करंट अफेयर के जितने रिसोर्स हैं उनको डेली बेसिस पर आपको कवर करना। जैसे मैंने आपको योजना के बारे में बता रखा है कि योजना को आप 5 से 6 घंटे में रेडी कर सकते हैं, 7 घंटे में रेडी कर सकते हैं। तो उसको टाइम एक्यूलेट कर लो कि भैया मैं वीकेंड में, सैटरडे में, संडे में सिर्फ योजना को देखूंगा, सैटरडे संडे सिर्फ मैं कुरुक्षेत्र को देखूंगा। उससे क्या होगा, आपका बाकी टाइम जो हो करंट अफेयर में रेडी करने के लिए मिल जाएगा। वो करंट अफेयर को लिंक करके पढ़िएगा। सपोज दैट आपको साइंस का टॉपिक है, अभी चंद्रयान गया है तो किसका टॉपिक है, साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। साइंस टेक्नोलॉजी GS3 के साथ लिंक हो जाती है, उसके साथ प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। इन सब चीजों को कंपाइलेशन करिएगा, एक नोट बनाइएगा, उसमें डिफाइन कर लो, चैप्टर वाइज चैप्टर करके डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। उसके बाद डेली बेसिस पर ये रहा। अगले बात यहाँ पे PYQ और प्लस जो है यहाँ पे टेस्ट देखिएगा। कम से कम कोशिश करिएगा कि कम से कम 50 क्वेश्चन तो नहीं, अगर बन पा रहे हैं अभी तो लगभग 30 क्वेश्चन पर डे टिक करने का प्रयास करें। सपोज कर लो कि आप एक सेट करो कि भाई मुझे 30 क्वेश्चन पर डे टिक करने। इससे क्या होगा, 30 टॉपिक को तुम पर डे रिवीजन कर पाओगे। आपने लास्ट ईयर के पेपर उठा लिए, ये कोई टेस्ट सीरीज ले लिया आपने, उससे क्या हुआ, आप 30 क्वेश्चन पर डे टिक कर पा रहे हो। तो एक महीने में देखा जाए तो आप 900 क्वेश्चन कर पा रहे हो। अभी 10 महीने हैं तो 9 ढाई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9000 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और 9000 क्वेश्चन बहुत एलिजिबल तरीके से हम कह सकते हैं। अगर आपने बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मल्टीपल सवाल रिवीजन भी हो जाएगा और मल्टीपल टाइम्स आप उसको डाउट जो वीक एरियाज हैं उसको डिवाइड भी कर पाएंगे। तो इसलिए 30 क्वेश्चन पर डे टिक करिएगा। जैसे करना क्या है, ये ऐसे काम जब करो जब तुम्हें लगता है पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय करिएगा। आप बैठे हुए हो, बातचीत करने की जगह आप टेस्ट लगा लो। तो एक तो ये तुम्हें डेली बेसिस पर करना है, और एक मेंस आंसर राइटिंग आपको डेली बेसिस पर करनी चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं कम से कम, अगर आप ज्यादा नहीं लिख सकते हो तो कम से कम 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आप एक प्रश्न रोज लिखो, 2 प्रश्न रोज लिखो। आज अगर एक प्रश्न लिखने में आपको कितने मिनट लगेंगे, मुश्किल 7-8-10 मिनट लगेंगे। तो अगर 10 मिनट तुम पर डे अगर लिखने में देंगे तो आपकी लेखन स्किल सुधार हो जाएगी, आपके अंदर एक नए नए इनिशिएटिव निकल के आ जाएंगे, आपके अंदर नए नए नवाचार निकल के आ जाएंगे। तो भाई डेली बेसिस पर ये दोनों काम करने हैं। इससे क्या होगा, आप अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे। और डेली बेसिस पर एक काम और करना है, वो काम कौन सा है, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपके अंदर का व्यू जो है अगर वो चेंज नहीं हो पा रहा है तो सोचिए प्रशासनिक अधिकारी बन के भी आप क्या हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है अब आपको यहाँ पे डेली बेसिस पर ये काम करने पड़ेंगे। और अपने 10 घंटे के टाइमिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सब्जेक्ट 2 पढ़ने हैं, ऑप्शनल को पढ़ना है, करंट अफेयर को पढ़ना है, पीवाई को लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, मेंस को करना है। इसके अलावा टाइम बचता है तो अपने आप को इंप्रूवमेंट करिएगा। फिर इसके साथ यहाँ पे जो मेंस के क्वेश्चन है उसको भी आप लेने का प्रयास करें। मेंस के जो टॉपिक है, सपोज कर लो यहाँ से 1 घंटा दे दो उसको बस ओनली। जैसे नेशनल मैनेजमेंट को 1 घंटा पढ़ो पर डे, उसको खत्म हो जाए तो फिर सोसाइटी को पढ़ो 1 घंटे। इस तरीके से क्या होगा कि मेंस के जो एस्पेक्ट से चीजें हैं वो बनती हुई चली जाएंगी और आपकी तैयारी जो है पूर्ण हो जाएगी। तो ये रही थोड़ी सी स्ट्रेटेजी। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ढीली नहीं छोड़नी है अपनी स्ट्रेटेजी को, क्योंकि अब वक्त नहीं है, ध्यान रखना वक्त बदलने का आ चुका है। इस बदलने के लिए आपको अपने अंदर एक ऊर्जा भरनी पड़ेगी, और जब तक ऊर्जा को समाहित नहीं कर पाओगे आपके अंदर जो लेयर है वो आगे काम नहीं कर पाएगी। तो ठोकिए दोस्तों, इस पूरी जर्नी में मेरे द्वारा आपको क्या हेल्प मिल सकती है उसके बारे में आपके सामने मैं कुछ चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिएगा, सपोज कर लीजिएगा आपको यूपीएससी देना है तो सबसे बड़ी बात आती है मेंटरशिप की। देखिएगा, आपको गाइड करने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं है,
तो आंख मीच के बंद करके यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। ये ध्यान रखना, मात्र जो है 800 रुपये में आपको मिल रहा है 30 जुलाई तक, उसके बाद इसकी डिस्काउंट कोई नहीं होगा। इसमें सर मिलेगा क्या? ये 5 अगस्त से ये बैच स्टार्ट है, गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। गाइडेंस का मतलब है कि प्रीलिम्स के अंदर जो टेस्ट सीरीज होती है उसको मैंने 3 भागों में रखा गया है। एक क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, एक कंबाइंड टेस्ट होगा, एक टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। मान लेते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए 500 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 500 टॉपिक को इंडिविजुअल अगर आप टेस्ट दे देंगे तो उससे व्यापक समझ भी विकसित हो जाएगी। फिर उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाएगा, जैसे पॉलिटिकल अलग 4-5 होंगे, ज्योग्राफी के अलग होंगे, फिर उसके बाद कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे पाएंगे और आपको प्रॉपर वे में यहाँ गाइडेंस दिया जाएगा, गूगल मीट की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा, डिबेट की जाएगी, पेपर एनालाइज किया जाएगा, आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाएगी, आपकी कमियां कहाँ कहाँ हैं वो डिनोट करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे 30 जुलाई से पहले पहले यानी कल से पहले पहले यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र ये 800 मिल रहा है, कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ज्वाइन कहाँ करना है, प्ले स्टोर से जाइएगा और वहाँ से LVIS डाउनलोड करके वहीं से आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मेंस के सापेक्ष में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। वहाँ पर आप 150 प्लस 160 के अराउंड नंबर लेके आ सकते हैं और बहुत इजी वे में हम यहाँ पे आपके सामने मॉड्यूल लेके आ चुके हैं ऐसे राइटिंग प्रोग्राम का, जहाँ पर आप बेहतर तरीके से ऐसे लिखना सीखेंगे, फिर उसके ऐसे के टेस्ट लगाएंगे, ऐसे की पूरी फिल्म बनाएंगे, ऐसे के लिए आपके नोट्स मिलेंगे, ऐसे की डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, डाउट सेशन होंगे। और ये मात्र जो आपको अभी मिल रहा है 600 रुपये में, ये 30 जुलाई तक ही है, जहाँ पर आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, या आरओ दे रहे हैं, या बीपीएससी दे रहे हैं। 5 अगस्त से बैच स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छे नंबर गेन करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए मेंस का डाटा जो है बहुत इजी वे में आपको रेडी हो जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात रही बात बेसिक के लिए, ध्यान रखना, आपको लगता है कि अभी हमारा बेसिक रेडी नहीं है, रेडी तो कर लिया लेकिन एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन एनसीईआरटी से प्रश्न बनते ही नहीं है। हमने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन हमारे समझ में कुछ आता ही नहीं है। तो जरूरी है कि आपके पास एक मेंटर का होना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही बैच मान लीजिएगा, लेकिन इसकी जो सर्विस कॉस्ट लगाया जाए तो थोड़ा सा, इसलिए हम लोगों ने इसका बैच की फीस, मिनिमम फीस रखी गई है 1200 रुपये। जो ये बैच स्टार्ट हो चुका है 30 जुलाई से पहले पहले आप एडमिशन ले लेंगे तो ये 1200 मिल जाएगा। और यहाँ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिबेट डिस्कशन के साथ आपके नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी होंगी, सारी PDF नोट्स भी मिलेंगे, वीक एरियाज भी होंगे, टॉपिक से इंटरलिंक करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि इसके अलावा बाकी आपके दिमाग में एक दर्द है, जिसको दर्द को हम CSET कहते हैं, अगर GS2 पार्ट जो है इस बार भी देखा हो गया, पेपर बड़े डायनेमिक देखने को मिले और आपको लगता है कि CSET क्वालिफाई करना एक गंभीर विषय बना हुआ है, आप नहीं कर पाएंगे, आपके नंबर 120-30 के नीचे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, देखिएगा नीचे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। यानी जब तक आप 120-30 नंबर से बेहतर नहीं लेके आ पाते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं 80 नंबर मेरे आ रहे हैं, 66 नंबर मुझे लाने हैं पास करने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, तुम बॉर्डर पे खड़े हुए, पता नहीं कौन सा पेपर कैसे आ जाए, क्या कर पाओगे? तो 150 नंबर से नीचे वाले जो जितने स्टूडेंट हैं वो आंख मीच के इसको बंद कर लें। मात्र 1700 रुपये में ये बैच मिल रहा है। इसके बाद इसकी फीस 30 जुलाई के बाद बढ़ जाएगी और यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर PY को समझेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस देंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इसको, बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो ये फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट बैच है CSET का। ये 2024, 25, 26 के लिए बना है। अगर आप यहाँ पे UPSC का एग्जाम के अलावा बाकी स्टेट का एग्जाम भी दे रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट करिएगा। लेकिन अब अपने टाइम को, अपने प्रॉपर वे के टाइम को कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब अपना डिसाइड सेट कर लीजिएगा कि मुझे यहाँ पर 2 महीने में, अगस्त सितंबर में, हिस्ट्री ज्योग्राफी को, हिस्ट्री पॉलिटी को, ऊपर से डिजास्टर मैनेजमेंट को, ऊपर से हमारे करंट अफेयर को, ऊपर से मेरे ऑप्शनल को कैसे कैसे रेडी करना है मैं बता देता हूँ, एक एक दिन की स्ट्रेटेजी। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको वहाँ पर रेडी क्या करना है। मान लो मैंने बोला पॉलिटी से, आप बोलो सर मैं तो हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, हिस्ट्री से स्टार्ट क्या जा रहा है। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे अपने टाइम को बाउंड करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। उस जो रील की दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड की जो ध्यान रखना, यूपीएससी की जो दुनिया है ध्यान रखना, इससे दूर हटकर अपने आप को ध्यान रखना, निखारना पड़ेगा। सफलता भी आपकी होगी, मंजिल भी आपकी है, तो सब कुछ आपका है, सपने भी आपके हैं, जुनून भी आपका है, सब कुछ आपका है, पैसा भी कमाएंगे, नौकरी भी आप करेंगे। तो संघर्ष किसे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। नीचे यहाँ पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल रहे हैं, चाहे करंट अफेयर का हो या बाकी अन्य ग्रुप हो, वहाँ पर क्लिक करके अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।